हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो प्रॉब्लम आपके लिए लेकर आए हैं वो मेरा एक स्टूडेंट था अंकित अग्रवाल। AIR 22 आई थी उसकी जेई एडवांस में। तो उसने नाइन्थ क्लास में पूरी इरोडो सॉल्व कर ली थी, नाइन्थ क्लास में ही। उसको जब मैंने ये प्रॉब्लम दी थी तो वो भी इस प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन नहीं कर पाया था। तो ये प्रॉब्लम मैं आप के सामने लेकर आया हूँ, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने रोटेशनल मोशन से एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं। और ये प्रॉब्लम इस बार जेई मेन 2026 में 23S1 में एक क्वेश्चन आया था, उससे इंस्पायर्ड है। तो 23S1 में बच्चों बता दूं मैं आपको, ये वाला क्वेश्चन आया था, अ रॉड इज हैंगिंग विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग्स but strings are perpendicular to the rod, and suppose one string is cut, then you have to find the tension immediately after cutting of the first string in the another string. तो ये जेई मेन में क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन थोड़ा इजियर साइड पे था, बच्चों ने पहले कर भी रखा होगा और वहां पे करके भी आए होंगे एग्जाम में। और इसमें थोड़ा इजी बात ये थी कि जो पॉइंट है ये वाला, ये फिक्स्ड है। आफ्टर द कटिंग ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग ये मूव नहीं कर रहा है, दिस पॉइंट विल रिमेन स्टेशनरी। तो उसी से इंस्पायर्ड बच्चों ये वाली प्रॉब्लम लेकर आए हैं। इसमें भी एक रॉड PQ है मास M की, और इट इज सस्पेंडेड एज शोन इन द फिगर विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग्स। और इसमें भी क्या करा है कि दिस राइट स्ट्रिंग इज कट and you have to find the tension in the left string. You have to find the tension in the left string just after cutting of the right string. जैसे कि आप राइट स्ट्रिंग काटते हैं तो लेफ्ट स्ट्रिंग में आपको टेंशन बतानी है। अब इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इस वाली प्रॉब्लम से, कि जो पॉइंट P है ये पॉइंट फिक्स नहीं होगा, ये भी मूव करना शुरू कर देगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि भाई इसको क्या इसका सॉल्यूशन प्रोसेस है और कैसे इस क्वेश्चन को हम टैकल कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो खास बात है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए क्या होगा, मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, आइए वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखिए, तो पहले तो इसका हम बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये स्ट्रिंग हो गई, ये रॉड हो गई, स्ट्रिंग हो गई, रॉड हो गई, और सेकंड वाली स्ट्रिंग तो हमने काट दी है। तो एक स्ट्रिंग और एक रॉड बची हमारे पास। ये वाला एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो जस्ट आफ्टर द कटिंग हम इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं सिस्टम का। तो जैसे ही हमने ये वाली रस्सी काट दी तो एक हमारे पास mg की फोर्स लगेगी जो कि सेंटर पे लगेगी, सेंटर ऑफ द रॉड पे, और एक हमारे पास टेंशन लगेगी T जो कि अलोंग द स्ट्रिंग लगेगी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस T के कर सकते हैं कंपोनेंट्स। तो अगर T के कंपोनेंट्स करें, ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल बच्चों 60 हो जाएगा। तो T का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा T cos 60, और ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा T sin 60। तो भाई T के कंपोनेंट कर लिए हमने, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया T cos 60, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया T sin 60, ये T के कंपोनेंट हो गए, और ये एक mg हो गई। अब आप देख सकते हैं T sin 60 की वजह से ये रॉड लेफ्ट में जाएगी, और mg और T cos 60 की वजह से ये रॉड डाउनवर्ड मोशन करेगी। तो इसके सेंटर ऑफ मास के हम दो एक्सेलरेशंस मान सकते हैं यहाँ पर। सेंटर ऑफ मास के दो एक्सेलरेशंस मान सकते हैं। एक तो बेटा इस डायरेक्शन में हो गया, इसको हम बोल सकते हैं ax, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, इसको हम बोल सकते हैं ay। तो सेंटर ऑफ मास के दो एक्सेलरेशन हो गए यहाँ पे, लेफ्ट की तरफ ax, डाउनवर्ड आपका ay। ax और ay की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ। ax और ay की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ। चलिए निकालते हैं आपके साथ। तो देखिए, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं। इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो आपका देख सकते हैं एक ही फोर्स है T sin 60, तो T sin 60 विल बी इक्वल टू ax। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, T इंटू √3/2 इज इक्वल टू ax। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई बच्चों, इट शुड बी max होना चाहिए। T sin 60 is equal to max, T √3/2 is equal to max, so ax will be √3 T by 2m। ax will be √3 T by 2m। This is your equation 1। तो ये हमारा ax निकल गया। ठीक है जी, ठीक है बच्चों।
इसी तरह से बेटा एक इक्वेशन हम लगा सकते हैं इन वाई डायरेक्शन, तो इन वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लगा सकते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इक्वेशन लगाएं तो बेटा क्या बात बनेगी, इट विल बी mg माइनस t cos 60, mg माइनस t cos 60 इज इक्वल टू m a y। m से डिवाइड कर देते हैं, g माइनस t cos 60 की वैल्यू डाल देते हैं इज इक्वल टू m से तो डिवाइड कर दिया है, a y बचेगा, इट विल बी a y t बाय m से डिवाइड कर दिया, g माइनस t cos 60 हाफ हो गया बाय m इज इक्वल टू a y। तो बेटा a y कितना आ गया, g माइनस t बाय 2m, ये आपका a y आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो दो तो बेटा ये इस तरह से हमने ax और ay निकाल लिए। अब एक चीज और होगी यहाँ पर बच्चों, ये रॉड ना रोटेट भी करेगी बिकॉज ऑफ टॉर्क की वजह से रॉड रोटेट भी करेगी। देखिए कैसे, ये आपकी रॉड हो गई और ये आपका ऐसे लेफ्ट वाली स्ट्रिंग हो गई, ये रॉड हो गई और ये लेफ्ट वाली स्ट्रिंग हो गई। राइट वाली स्ट्रिंग तो हमने काट ही रखी है, तो जैसे कि आपको पता है ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना है 30 डिग्री, और ये आपकी फोर्स लग रही है टी का हमने ये वाला कंपोनेंट लिया तो ये आएगा टी cos 60, और ये सेंटर के अबाउट एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। उस टॉर्क के कारण ये रॉड ऐसे घूम रही होगी सेंटर के अबाउट, और एक कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा इसमें अल्फा। तो एक हमें इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी रॉड का हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ कितना हो जाएगा टी cos 60 इंटू एल बाय 2 इज इक्वल टू आई हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12, सेंटर के अबाउट हम मान रहे हैं कि रॉड रोटेट कर रही है, और इंटू अल्फा, और ये आ जाएगा cos 60 हाफ, तो टी एल बाय 4 इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12 इंटू अल्फा, एल से एल कैंसिल हो गया, 4 3 12, तो अल्फा कितना आ गया 3t बाय एम एल। अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों 3t बाय एम एल। तो एक अल्फा आ गया, एक ax आ गया, एक ay आ गया, अल्फा आ गया, ax आ गया, ay आ गया। ठीक है, अब मेन कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन का उस पे आते हैं। देखिए लेट्स कम टू द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। वो क्या है देखिएगा, वो ये है, फिर से हम बनाते हैं रॉड, ये स्ट्रिंग हो गई आपकी, ये रॉड हो गई, और सेकंड स्ट्रिंग जो है हमने कट कर रखी है। तो जैसे ही बच्चों सेकंड वाली स्ट्रिंग कट करेंगे तो ये रॉड रोटेट भी करेगी, ट्रांसलेट भी करेगी, लेकिन एक पॉइंट आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा इसमें कि क्योंकि ये वाला डिस्टेंस फिक्स्ड रहेगा हमेशा ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ द रॉड, ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा फिक्स्ड। तो जो ये पी पॉइंट है रॉड का, ये वाला जो पॉइंट है रॉड का, इट कैन मूव ओनली इन अ सर्कुलर पाथ, ये किसी सर्कुलर पाथ में ही मूव कर पाएगा। ठीक है, किसी सर्कुलर पाथ में ही मूव कर पाएगा क्योंकि ये वाला एंड क्या है, ये डिस्टेंस क्या है फिक्स्ड। अब जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इस पॉइंट P का कुछ रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। सर्कल में मूव करने वाले हर ऑब्जेक्ट का रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो रेडियल डायरेक्शन में इसका कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। तो रेडियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, v स्क्वायर बाय r। लेकिन जस्ट आफ्टर कटिंग v की वैल्यू तो जीरो है, जस्ट आफ्टर कटिंग v की वैल्यू तो जीरो है। स्पीड आने में तो टाइम लगेगा ना, स्पीड थोड़ी देर में आएगी। जस्ट आफ्टर द कटिंग की बात हो रही है तो तब तो स्पीड है नहीं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो रेडियल एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। तो जस्ट आफ्टर द कटिंग इस पॉइंट का रेडियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो दो मेन कॉन्सेप्ट हुए, दो मेन बातें हुई। एक तो ये पॉइंट जो है पी वाला पॉइंट रॉड का, ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा, और जस्ट आफ्टर द कटिंग इसका रेडियल एक्सेलरेशन जीरो होगा क्योंकि इसकी कोई स्पीड नहीं है। अब इसको लेते हुए, इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बात हमें समझ में आई कि भाई रेडियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लॉइट करेंगे इस चीज को, इसको सॉल्व करने के लिए कि रेडियल एक्सेलरेशन जीरो है। फिर से रॉड, फिर से रॉड हो गई, ये स्ट्रिंग हो गई, ये एंगल आपको 30 डिग्री गिवन है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा।
अब आप ये देखिए इस पॉइंट पी के आप कितने एक्सेलरेशन डिसाइड कर सकते हैं कि होंगे। जस्ट आफ्टर द सेकंड स्ट्रिंग इज कट, इस पॉइंट पी के कितने एक्सेलरेशन होंगे। तो देखिए एक पूरी रॉड का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो पी पॉइंट का एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में होगा। पूरी रॉड का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो पी पॉइंट का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा। और रॉड ऐसे घूम भी रही है, रॉड ऐसे घूम भी रही है अल्फा एक्सेलरेशन की वजह से, तो घूमने के कारण भी एक एक्सेलरेशन पी पॉइंट का होगा। तो बच्चों जस्ट आफ्टर द कटिंग ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग इस पॉइंट पी के 3 एक्सेलरेशन होंगे। आइए मैं आपके लिए ड्रॉ कर दूं। एक तो इस डायरेक्शन में होगा एल अल्फा बाय 2, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये कैसे लिखी मैंने इक्वेशन, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, आर यहां से डिस्टेंस हो गया एल बाय। एक जो पूरी रॉड का एक्सेलरेशन है ए एक्स वो होगा ही, और एक जो पूरी रॉड का एक्सेलरेशन है ए वाई वो होगा ही। अब बच्चों आप इन सब के ऐसे कंपोनेंट्स करो कि रेडियल डायरेक्शन में इन सब के कंपोनेंट्स कर लो, तीनों एक्सेलरेशंस के रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स कर लीजिए। अब आप तीनों एक्सेलरेशंस के रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स कर लें, ठीक है। तो अगर हम करें ये 30 तो ये 60, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, एल अल्फा बाय 2 cos 60, एल अल्फा बाय 2 cos 60। ये ax, ये 30, ax का कंपोनेंट बेटा ऐसे आ जाएगा एक ax cos 30, ये वो है एंगल 30, तो ax cos 30 आ जाएगा। अब ay का देखते हैं, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया 30, तो ये हो गया 60, तो ay का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा ay cos 60, ay cos 60, ये 30 तो ये 60, तो इसका कंपोनेंट आ गया ay cos 60। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो कंपोनेंट्स आए रेडियल डायरेक्शन में, जो पी पॉइंट के जो एक्सेलरेशन है इनके जो रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स आए, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी तो रेडियल एक्सेलरेशन 0 होगा। तो अब हम ये जो अब पॉइंट पे आते हैं कि भाई ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, इनका रिजल्टेंट 0 होगा तो रेडियल एक्सेलरेशन 0 होगा। तो वो कंडीशन लगाते हैं अब हम रेडियल एक्सेलरेशन 0 वाली। तो एज रेडियल एक्सेलरेशन ए आर इज 0, so I can write ax cos 30 plus L alpha by 2 cos 60 should be equal to ay cos 60। ठीक है जी बच्चों, अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं। ax cos 30 की वैल्यू डाली √3/2 प्लस L alpha by 2, इसकी वैल्यू डाली हाफ, और ay और इसकी भी वैल्यू आ गई हाफ। ठीक है जी, एक 2 सारे में से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा √3ax प्लस L अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू ay। अब बच्चों ax अल्फा और ay हम निकाल चुके हैं, उनकी वैल्यूज डाल देते हैं। चलिए ax अल्फा और ay निकाल चुके हैं, उनकी वैल्यूज डाल देते हैं। अल्फा है 3t/ml और अल्फा 3t/ml है, ay g-t/2m है, ax √3t/2m है। तो ax हो गया √3t/2m, √3 इंटू √3t/2m, ये ax हमने निकाल रखा है। अल्फा है 3t/ml, 3t/ml आपका अल्फा हो गया। और ay कितना है, ay देखना पड़ेगा भाई, ay कितना है, ay कितना है, ay है g-t/2m, ay है g-t/2m, तो ये आ जाता है, ये आ जाता है g, ay कितना है g-t/2m, g-t/2m, ये आपका ay आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये l से l कैंसिल हो गया, m भी सारे में से कैंसिल हो गया, m यहाँ पे आ जाएगा फिर। तो देखिए बच्चों m हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3t/2 प्लस 3t/2 इज इक्वल टू mg, m यहाँ पे आ गया माइनस t/2। अब ये t/2 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 7t/2 इज इक्वल टू mg, और यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो t आ जाएगा 2/7 mg। तो बेटा ये इस प्रॉब्लम का आंसर है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या है, 2/7 mg। ठीक है, तो बस यही मुझे आज आपके साथ प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो जो भी आपके इसमें जो भी आपके कमेंट्स हों वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।